जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए भौतिकी को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 6 ग्राम के, 10 के पावर माइनस 9 ग्राम के, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के या 10 के पावर माइनस 15 ग्राम के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर माइनस 12 ग्राम के। दोस्तों 1 पिकोग्राम में 10 का पावर माइनस 12 ग्राम होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। ऑप्शन है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, या लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, या फिर लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या फिर लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो आपको बताना है दोस्तों चारों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जब लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये नीचे आते हैं तो उस समय शून्य होगा, उस समय लग रहा बल दोस्तों शून्य होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है। जब नीचे आते हैं दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जब लिफ्ट में नीचे आते हैं तो व्यक्ति का दबाव जो है नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल जो है वो शून्य होगा। तो इसको भी दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। ऑप्शन है पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, उसमें से एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। दोस्तों जब कोई चीज़ निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो वह एक साथ गिरेंगी। तो दोस्तों निर्वात जब चीज़ें रहेंगी तो निर्वात में वायु का प्रतिरोध नहीं रहेगा बीच में, तो इस वजह से दोस्तों केवल पृथ्वी का जो ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण जो है जी, उसी का वैल्यू जो है इन पर लागू होगा, और जी का वैल्यू तीनों वस्तुओं के लिए जो है सेम रहेगा। इसी वजह से दोस्तों निर्वात में ये एक समान जो है गति से गिरेंगी और ये जो है एक ही समय पर नीचे जो है ज़मीन पर पहुंचेंगी। इसके भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर और गेंद तथा लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वायु का जो प्रतिरोध होता है ये जो है शून्य हो जाता है, क्योंकि अंतिम वेग v बराबर 2gh होता है। 2gh दोस्तों, तो g का वैल्यू दोस्तों सभी के लिए सेम होगा, जी का वैल्यू जो है सभी के लिए दोस्तों सेम होगा, और यहाँ पर ऊंचाई भी जो है वो सेम ही है। इसी वजह से दोस्तों वो जो है एक साथ गिनेंगी। यहाँ पर एक चीज़ और दिया है दोस्तों, उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अब फार्मूला में देख सकते हैं, इस फार्मूले में द्रव्यमान जो है कहीं पर भी नहीं है, अर्थात ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कोई वस्तु कितनी भी हल्की हो या कितनी भी भारी क्यों न हो, वे सभी एक साथ नीचे गिरेंगी निर्वात की स्थिति में। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति दोस्तों किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ऑप्शन है कांच से, निर्वात में, जल में, वायु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांच में। दोस्तों कांच में जो प्रकाश की गति है वे अन्य के माध्यम से अन्य की अपेक्षा न्यूनतम होगी, क्योंकि दोस्तों कांच जो है इन तीनों माध्यमों की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। कांच दोस्तों ये जल,
निर्वात और वायु इन तीनों माध्यमों की अपेक्षा ज़्यादा जो है सघन होता है, इसीलिए इसमें प्रकाश की जो गति होगी वो कम हो जाएगी। साथ ही दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कांच में प्रकाश की जो गति होती है वो 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 × मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें वायु में दोस्तों, ये कांच में होता है। अगर बात करें जल में 2 इसमें जल में दोस्तों 2 होता है। यहाँ पर दोस्तों जल में जो है 2.25, जल में दोस्तों 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप जानते होंगे वायु में, यदि वायु की बात करें तो वायु में दोस्तों 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये किस में होता है? तो वायु में होता है, वायु है निर्वात में। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों जो कांच है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। ऑप्शन है प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिज्म द्वारा। दोस्तों हम लोग 10th क्लास में जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, 10th क्लास में दोस्तों दर्पण, लेंस, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में ये दिया हुआ है। या फिर 12th क्लास में भी दोस्तों, जो 12th क्लास में ऑप्टिक्स का जो चैप्टर आता है उसमें भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में, प्रिज्म के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म द्वारा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड में आंसर दिया रहता है। मैं हर बार यह बात आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर साइड में आंसर दिया रहता है, क्योंकि इसको प्रश्न को ज़्यादा जूम करने पर प्रश्न जो है दोस्तों ये पूरे स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, इसलिए दोस्तों मैं इसको जूम नहीं करता हूँ। हर एक प्रश्न का दोस्तों आंसर आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। साथ ही दोस्तों वीडियो बनाते वक्त आसपास की जो है आवाज़ें जो है आ जाती हैं, इसके लिए दोस्तों माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि आसपास की आवाज़ें ना आए, लेकिन फिर भी दोस्तों आसपास की कुछ आवाज़ें जो हैं वीडियो में आ जाती है, इसलिए दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों यानी दोस्तों रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों आप वर्ण विक्षेपण की क्रिया को जानते होंगे। जैसे एक मैं प्रिज्म बना लेता हूँ दोस्तों, ये जो है प्रिज्म का बाहरी सतह है, इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ये प्रिज्म के सामने का सतह है। और जब यहाँ से हम लोग प्रकाश को ऐसे ट्रेवल करता है दोस्तों, जब प्रकाश ऐसे ट्रेवल करता है तो अंदर जाने के बाद यह 7 रंगों में जो है विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में दोस्तों ये जो है विभाजित हो जाता है। अब दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि इसको भी बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं, इसको वाई, ओ, आर। ये दोस्तों इस तरह से ये जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी का मतलब है, यहाँ दोस्तों भी का मतलब है वायलेट यानी बैगनी, आई का मतलब है इंडिगो यानी कि जामुनी, बी यानी ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन यानी कि हरा, वाई यानी येलो यानी कि पीला, ओ यानी ऑरेंज यानी कि नारंगी, आर यानी रेड यानी कि लाल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो है 7 रंगों में जो है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद बट जाता है। इसी घटना को दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसको दोस्तों हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं और साथ ही 12th क्लास में भी इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जब ईथर से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं इन रंगों में तो इनका तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ता जाता है। तरंगदैर्घ्य दोस्तों यानी कि लैम्डा का मान जो है ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। इस तरह से दोस्तों जो आर होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का यानी वायलेट का सबसे कम होता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर।
यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन है, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, काली पट्टियों का एक जेब्रा होगा, काली पट्टियों का एक घोड़ा होगा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कम चमक वाला एक घोड़ा का प्रतिबिंब होगा। दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा का प्रतिबिंब होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। काली पट्टियाँ दोस्तों केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती है, लेकिन कोई छाया नहीं डालती, क्योंकि वो काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। यही कारण है दोस्तों कि कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों, धावनी की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है, धावनी का वेग, धावनी का आयाम, धावनी का तरंगदैर्घ्य, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धावनी का तरंगदैर्घ्य। दोस्तों जो धावनी की तीक्ष्णता होता है वो धावनी के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी कि दोस्तों लैम्डा के मान पर जो है यह निर्भर करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। प्रबलता और तीव्रता दोनों ही दोस्तों अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न यहाँ दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक दोस्तों उपकरण का डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है, फोटो डायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल दोस्तों इसका जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।